हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। हिंदी विचारों की अभिव्यक्ति है, देश पर मर मिटने की शक्ति है। देश का अभिमान है, हिंदी विचारों की नमस्कार, मैं रेणु शर्मा हिंदी से हिंद पृष्ठ पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस पृष्ठ का उद्देश्य है हिंदी भाषा को जागरूक करना, हिंदी विषय से संबंधित जानकारी देना। यही हमारे इस पृष्ठ का उद्देश्य हमेशा रहता है और पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी तक सभी विषय हिंदी विषय से संबंधित सारे ज्ञान पहुंचाए जाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा हिंदी दिवस भी आने वाला है और उस दिन तो मैं लाइव जुड़ूंगी ही, लेकिन आज मैं थोड़ा हिंदी के बारे में भी बताऊंगी और आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, जो हमारी पहचान है और हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का प्रतिबिंब भी है, जो हमारे देश की एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषाएं हमारे पूरे देश को, भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधे रखती है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। और हिंदी हम सभी भारतीयों को अच्छे पूर्ण रूप से सभी को आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा के साथ साथ राजभाषा भी है। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हमारी वो भाषा माता के समान होती है और हमें उस भाषा का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। और हमारे इस पृष्ठ का हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि हिंदी भाषा के ऊपर पूर्ण रूप से जानकारी दें और आप सभी तक पहुंचाएं। जो लोग जुड़ चुके हैं वो आगे शेयर कर दें। इसलिए हिंदी भाषा की उन्नति के लिए हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शान है और देश का अभिमान भी है और हमारे विचारों की अभिव्यक्ति भी है। क्योंकि जो हमारे विचार, मन के भाव होते हैं, दूसरे तक पहुंचाती है, ये कार्य हमारी भाषा ही करती है। क्योंकि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारी मातृभाषा, राज्य भाषा हिंदी भाषा है, तो हमें इस भाषा से अधिक प्रेम होना चाहिए और हमारा कर्तव्य भी होता है हमें इस भाषा, अपनी मातृभाषा की उन्नति करना और उसकी रक्षा करना, उसकी गरिमा को बनाए रखना। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने दैनिक जीवन शैली में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। जो भी कार्य करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा में ही करें और लोगों को करने के लिए भी प्रेरित करें। तो हमारी हिंदी दिवस का उत्सव मायने रखता है, अन्यथा कोई मायने नहीं रखता। हिंदी दिवस मनाना हमारी हिंदी भाषा को लोगों तक पहुंचाना है, और जब तक इसका महत्व लोग नहीं समझेंगे तो हिंदी दिवस मनाना भी उचित नहीं होगा।
तो आज जैसे कि हमेशा हम हर हिंदी विषय से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। तो आज हमारा जो विषय है वो है हिंदी गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएँ। क्योंकि अभी तो मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्णन किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को यही बताया था। लेकिन आज हमारा है हिंदी गद्य साहित्य की जो विधाएँ कौन कौन सी हैं। विधाओं से के द्वारा ही हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को, अपने लेखन कार्य को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए हमारे हिंदी गद्य साहित्य में विधाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। गद्य, अब प्रश्न हमारे मन में आता है कि पहली बात तो कि गद्य है क्या। गद्य वह वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है, यानी कि हम कुछ 2-4 लाइनों में जो भी अपने मन के बात को, अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं दूसरों तक, वही गद्य कहलाता है। तो गद्य वह वाक्यबद्ध विचारात्मक रचनाएं हैं जिससे हमारी जो चेष्टाएं हैं, कल्पनाएं हैं, मनोभाव हैं और हमारी चिंतनशील मन की स्थिति है वह सरलतापूर्वक अभिव्यक्त की जा सकती है। यही क्या होता है, गद्य कहलाता है। अब जो हमारी अभिव्यक्ति है उसको किसी न किसी माध्यम से हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वो हम विधाओं के द्वारा ही, विधा के माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो विधाएं क्या हैं वो हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि हमारी जो हिंदी गद्य साहित्य में कौन कौन सी विधाएं होती हैं। क्योंकि जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं 8th से लेकर इंटर तक, उनके लिए तो है ही ये, उनके लिए तो मुख्य टॉपिक है ये। लेकिन जो आगे पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग जुड़िए और आप सभी लोग इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये पहुंच पाए। ये जानकारी सभी तक पहुंचेगी तभी तो हमारा इस पृष्ठ का लक्ष्य, उद्देश्य सही रहेगा। नहीं तो अन्यथा हमारे इस पृष्ठ का कोई उद्देश्य, उस उद्देश्य का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये रीना शर्मा देख रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मनोरमा शर्मा जी भी देख रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। आप लोग भी शेयर कीजिए और सभी को जोड़िए इसके साथ। तो आज मैं आप सभी लोगों को कुछ विधाओं के बारे में बताऊंगी जो हमारे हिंदी गद्य साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जो हमारी अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए अनेक विधाओं की आवश्यकता होती है। तो उसी का ये सहारा, उसी का ये माध्यम होता है जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो विधाएं हमारी विभिन्न मुख्य 2 होती हैं। एक तो होती है हमारी गद्य प्रमुख विधाएं, गद्य की प्रमुख विधाएं, और दूसरी होती है गद्य की लघु विधाएं। जो प्रमुख विधाएं हैं वो हमारी बहुत महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण के साथ साथ लोकप्रिय भी हैं। तो हम जो हमारी गद्य में प्राचीनतम, अगर प्रश्न आता है कि हमारी विधाएं कौन कौन सी हैं, तो आप बता सकते हैं कि विधाएं तो अनेकों हैं, लेकिन हम विधाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारी गद्य की प्रमुख विधाएं और गद्य की लघु विधाएं। और या प्राचीनतम विधाएं कौन कौन सी हैं ये प्रश्न आता है, तो हम प्राचीनतम विषय में आंसर में हम ये बताएंगे कि जो प्राचीनतम विधाएं हैं वो हैं हमारी निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी और उपन्यास। ये हमारी प्राचीनतम विधाएं भी हैं और लोकप्रिय विधाएं भी हैं और प्रमुख विधाएं भी हैं। तो तीनों में से कोई भी अगर ऐसा प्रश्न आता है कि हमारी प्रमुख विधाएं कौन सी हैं, तो हम वही बताएंगे, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास और एकांकी। अगर आता है हमारी लोकप्रिय विधाएं कौन कौन सी हैं, तो भी हम यही बताएंगे। वैसे अधिकतर क्वेश्चन ये आता है कि 2 विधाओं के नाम लिखिए। हमारी गद्य की मुख्य 2 विधाओं के नाम लिखिए, तो हम 2 विधाएं कोई सी भी लिख सकते हैं, एकांकी, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं।
ये हमारी बहुत लोकप्रिय विधाएं हैं। अब आती है हमारी हिंदी गद्य की कुछ लघु विधाएं हैं जिन्होंने नए रूपों में परिवर्तित ले लिया है। पहले मुख्य हुआ करती थी, लेकिन अब ये सारी विधाओं ने हमारे नए रूपों में परिवर्तित ले लिया है। हमारे लेखकों ने इनका नया रूपांतर निकाला है। जैसे हैं हमारी रिपोर्टाज, संस्मरण, ये सब लघु विधाएं हैं। जीवनी, आत्मकथा, आलोचना और रेखाचित्र, यात्राव्रत, गद्य काव्य और भेंट वार्ता, डायरी, पत्र, साहित्य। मैं आगे आप सभी को ये एक एक टॉपिक लेकर उसके विषय में बताऊंगी कि निबंध क्या है, नाटक क्या है, लेकिन आज इतने ही बताऊंगी कि गद्य की विधाएं कौन सी हैं, प्रमुख विधाएं कौन सी हैं और लघु विधाएं कौन सी हैं। जो आप समझ चुके होंगे कि प्रमुख विधाएं हमारी निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास हैं। ये हमारी लोकप्रिय विधाएं भी हैं। अब हमारी लघु विधाएं हैं, वो हैं रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्राव्रत, आलोचना, रेखाचित्र, गद्य काव्य, भेंट वार्ता, डायरी और पत्र, साहित्य या पत्र, पत्रिकाएं। ये हमारी लघु विधाएं हैं जो अब नए रूपों में परिवर्तित हो चुकी है। तो ये इससे संबंधित हमारा कोई भी प्रश्न आता है, और अधिकतर आता है 10 से लेकर 11, 12, ये तीनों में तो इससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं। लेकिन आगे जो हम टेस्ट पेपरों की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुँचे। तो आज हम जानकारी लेंगे किस पर, किस विधा पर जो हमारी प्रमुख है गद्य की, वो है हमारा नाटक, निबंध। क्या है? निबंध। सबसे पहले आज हम निबंध पर चर्चा करेंगे कि निबंध क्या है, निबंध की परिभाषा क्या है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं और किन किन विभाजन के द्वारा हम निबंध को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि निबंध क्या है। निबंध हिंदी गद्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण विधा है, ये बात तो हम समझ चुके हैं। दूसरी आती है हिंदी निबंध का आविर्भाव कब हुआ। ये एक प्रश्न आता है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ, तो हमारा आंसर उत्तर होगा आधुनिक काल में। और निबंध को और किन 4 भागों में बांटा गया, यानी कि किन 4 भागों में बांटकर निबंध को आगे बढ़ाया गया, वो हमारे हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। इन चारों में विभाजन करके निबंध लेखन कार्य को आगे बढ़ाया गया। तो ये प्रश्न आता है कि हिंदी निबंध का आविर्भाव कब हुआ, आधुनिक काल में, और हम भारतेंदु युग भी कर सकते हैं। फिर आता है कि हिंदी निबंध साहित्य का आरंभ कब हुआ। अगर प्रश्न ये आता है कि आरंभ कब हुआ, तो ये इसका निबंध लिखने का कार्य हमारे भारतेंदु युग में ही आरंभ हो चुका था। तो ये 2 प्रश्न हुए कि हिंदी निबंध का आविर्भाव कब हुआ और इसका आरंभ कब हुआ। तो आविर्भाव तो हम आधुनिक काल में लिख सकते हैं और आरंभ इसका हम भारतेंदु युग में लिख सकते हैं। अब बात आती है कि निबंध का अर्थ क्या है, क्योंकि हमें हर चीज़ का एक परिभाषा को जानना चाहिए। निबंध क्या चीज़ है, निबंध कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर जाननी चाहिए। निबंध का अर्थ होता है अंग्रेजी के ऐसे शब्द से, अंग्रेजी में जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं, और हिंदी में उसे निबंध कहा जाता है। तो ऐसे शब्द का पर्याय शब्द है। ऐसे का अर्थ होता है प्रयास। क्या होता है ऐसे का अर्थ? प्रयास। और पूर्ण रूप से अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विषय के संदर्भ में, किसी विषय के संदर्भ में कुछ कहने का प्रयास करना या पूर्ण रूप से जानकारी देना ही क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि निबंध क्या है। निबंध का ऐसे अंग्रेजी शब्द में ऐसे को बोलते हैं,
ऐसे निबंध का पर्यायवाची शब्द है, पर्याय शब्द है, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है प्रयास, अर्थात कह सकते हैं किसी विषय के संदर्भ में कुछ कहने का प्रयास करना या कुछ लिखने का प्रयास करना या पूर्ण रूप से जानकारी देना, यही निबंध कहलाता है। तो अब हमने समझ लिया कि निबंध की परिभाषा क्या हो गई। और निबंध का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि किसी बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु। सामान्यतः निबंध का अर्थ होता है किसी बंधन में बंधी हुई कोई भी वस्तु, उसे हम निबंध कहते हैं। तो और निबंध 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रश्न ये भी आता है कि निबंध की परिभाषा लिखिए, तो हम लिख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। निबंध कितने प्रकार के होते हैं ये हम लिख सकते हैं। निबंध होते हैं हमारे 4 प्रकार के, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक और विवरणात्मक। ये चारों प्रकारों के द्वारा ही हमारे जो गद्य साहित्य के जो रचनाकार हैं वो अपना निबंध की प्रक्रिया करते हैं। क्योंकि कभी कभी देखा होगा आपने, कुछ निबंध इतने बड़े होते हैं, कुछ निबंध विचारात्मक होते हैं, कुछ भावात्मक होते हैं। तो ये 4 प्रकार के निबंध हमें देखने को मिलते हैं हिंदी गद्य साहित्य। तो वो हमारे 4 प्रकार हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक और भावात्मक। तो अगर प्रश्न आता है कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि निबंध 4 प्रकार के होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि निबंध की परिभाषा क्या है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि हिंदी गद्य का प्रथम निबंध कौन सा है। क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, पहला कोई ना कोई होता ही है निबंध, यानी कि जब हम शुरुआत करते हैं तो किसी ना किसी विषय पर जरूर शुरुआत होती है, कोई ना कोई पहले नंबर पर होता है। तो ये तो हमने जान ही लिया कि हिंदी गद्य में निबंध का आविर्भाव हमारा आधुनिक काल में हुआ और इसका आरंभ भारतेंदु युग में ही हो चुका था। और हिंदी का जो प्रथम निबंध है वो है हमारा राजा भोज का सपना। जो प्रथम निबंध था हमारा वो है राजा भोज का सपना, जिसके लेखक हैं हमारे शिव प्रसाद जी, जिन्होंने 1839 में राजा भोज के सपना इस निबंध की रचना की थी। तो हमारा एक प्रश्न आता है कि हमारे हिंदी गद्य साहित्य में प्रथम निबंध कौन सा है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि हिंदी गद्य साहित्य में राजा भोज का सपना प्रथम निबंध है, जिसके रचनाकार हैं शिव प्रसाद, और इसकी रचना हुई थी 1839 में। तो एक प्रश्न हमारा यहाँ बनता है, ये प्रश्न खत्म हुआ। अब आती है बात, कुछ लोग प्रथम निबंध सूरसरार निर्णय को भी मानते हैं। कुछ कवियों का कहना है कि प्रथम निबंध सूरसरार निर्णय है, जिसके लेखक हैं सदा सुखलाल जी। और कुछ ज़्यादातर कवि राजा भोज का सपना इसको प्रथम निबंध मानते हैं। तो मैं आप सभी को दोनों बता दिए, लेकिन आंसर में अगर दोनों में से कोई सा भी लिखोगे तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, आंसर आपका सही होगा। अब बात आती है हमारी कि हिंदी निबंध के जनक कौन हैं। हिंदी निबंध के जनक हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये बात भी सभी को समझ आ गई होगी कि हिंदी निबंध के जो जनक हैं वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये रीना शर्मा, इस यहाँ तुम देख रही हो, इसको ध्यान से देखो क्योंकि ये तुम्हारी क्लास से संबंधित भी प्रश्न है। तो अगर नोट करना चाहती हो तो नोट भी कर सकती हो, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न हैं। अब बात आती है कि जो 4 भागों में बांटकर हमारे रचनाकारों ने निबंधों की रचना की है। सबसे पहले हमारा आता है भारतेंदु
युग। भारतेंदु युग आता है तो हमारे ये प्रश्न आता है कि भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए या भारतेंदु युग के कुछ मुख्य निबंधों के नाम लिखिए। यह प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए तथा 2 निबंधों के नाम बताइए। तो मैं आप सभी लोगों को भारतेंदु युग के में जो कुछ मुख्य निबंध हैं जो लिखे गए हैं, मैं उनके नाम बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके द्वारा लिखित निबंध हैं, रचना जो की गई निबंधों की वो मुख्य हैं हमारे सुलोचना, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती, यानी कि जो भारतवर्ष की उन्नति है वो कैसे हो सकती है। तो ये हमारा निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ। तो इस समय हमारे 11वीं क्लास में है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो आप सभी लोग इस पर भी ध्यान दें। तो हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं वो है हमारी सुलोचना, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कालचक्र, भ्रूण हत्या, कश्मीर कुसुम, संगीत सार और स्वर्ग में विचार सभा। ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे हुए मुख्य निबंध हैं। अब बात आती है दूसरे कवि। पहले तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, दूसरे कवि हमारे हुए भारतेंदु युग के प्रताप नारायण मिश्र। ये भी भारतेंदु युग के कवि हैं। इनके द्वारा भी निबंध हैं हमारे, कुछ मुख्य निबंधों के नाम हैं। आप जो लोग देख रहे हैं नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, और नहीं तो ये वीडियो यूट्यूब पर भी डाल दी जाती है, आप उस पर भी देख सकते हैं। तो पहला हमारा है निबंध नवनीत, खुशामद, आप, बात, दांत, भौं, धोखा, नारी, वृद्ध, परीक्षा, समझदार की मौत और प्रताप, पीयूष। ये हमारे प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखे हुए निबंध थे। कौन कौन से? नवनीत, खुशामद, आप, बात, दांत, भौं, धोखा, नारी, वृद्ध, परीक्षा, समझदार की मौत, प्रताप और पीयूष। ये हमारे प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखे हुए निबंध। अब आते हैं हमारे तीसरे कवि शर्मा गुलेरी जी। उनके द्वारा लिखे हुए मुख्य निबंध हैं हमारे, ध्यान दें, अमंगल के स्थान में मंगल शब्द। ये निबंध है हमारा शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा हुआ। दूसरा है हमारा कुठाव, कछुआ धर्म। अब आते हैं हमारे तीसरे कवि बालकृष्ण भट्ट। अब बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे हुए कुछ निबंध हैं। सबसे पहला है ढोल के भीतर पोल। ये उनका मुख्य प्रसिद्ध निबंध था, ढोल के भीतर पोल, खलवंदना, ग्राम्य जीवन, आंसू, रुचि, जात पात, सीमा रहस्य, आशा, चलन, बाल विवाह। ये हमारे बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे हुए निबंध हैं। अब अगले कवि हमारे हैं बद्री नारायण प्रेम घन। इनका है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। ये इनके द्वारा लिखा हुआ निबंध है, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। दूसरा अगले कवि है राधाचरण गोस्वामी। इनका इनके द्वारा लिखा हुआ निबंध है यमपुर की यात्रा। इनके द्वारा लिखा हुआ निबंध कौन सा है? यमपुर की यात्रा। ये हुए हमारे भारतेंदु युग के। अगर प्रश्न आता है कि भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए, 3 के लिखिए तथा 2 निबंधों के नाम भी लिखिए, तो इसमें
3-4 प्रश्न घुमा फिरा कर आते हैं तो उसको हम आराम से कर सकते हैं। अब हमारा आता है द्विवेदी युग। आप लोग थोड़ा आगे और शेयर करिए। अब बात करेंगे हम द्विवेदी युग के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उन्होंने कौन कौन से निबंधों की रचना की। यहाँ आता है द्विवेदी युग के प्रमुख 2 कवि कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे द्विवेदी युग के पहले कवि हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके द्वारा लिखे गए निबंध इस प्रकार हैं। रसग रंजन, साहित्य, कालिदास और उनकी कविता, महाकवि प्रभात का वर्णन, भाषा और व्याकरण, अतीत, स्मृति, ये हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे हुए हैं। रसग रंजन, कालिदास और उनकी कविताएं, महाकवि प्रभात का वर्णन, भाषा और व्याकरण, अतीत और स्मृति, ये हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे हुए द्विवेदी युग के निबंध हैं। दूसरे कवि हैं हमारे पूर्ण सिंह जी। मजदूर और प्रेम, ये इनके द्वारा लिखा हुआ निबंध है। सच्ची आचरण की सभ्यता, कन्यादान, पवित्रता, पवित्र प्रेम, ये हमारे पूर्ण सिंह द्वारा लिखे हुए प्रमुख निबंध हैं। कौन कौन से? मजदूरी और प्रेम, सच्ची आचरण की सभ्यता, कन्यादान, पवित्रता और पवित्र प्रेम, ये इनके द्वारा मुख्य निबंध हैं। अब आते हैं हमारे द्विवेदी युग के अगले कवि हैं श्याम सुंदर दास जी। इनके द्वारा लिखा हुआ निबंध है रूपक रहस्य, समाज और साहित्य, भारतीय साहित्य की विशेषता, इनके द्वारा लिखे हुए ये मुख्य निबंध हैं। अगर प्रश्न आता है कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए, तो आप कोई भी कवि निबंधकारों के नाम लिख सकते हैं। अगर आता है द्विवेदी युग के 2 निबंधों के नाम लिखिए, तो आप कोई सा भी इनमें से निबंध आराम से लिख सकते हैं। अब हमारा आता है हमारे द्विवेदी युग के एक रामचंद्र शुक्ल जी भी हैं, जिन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। सबसे पहला है इनका निबंध चिंतामणि, फिर है रस भीमसा, लज्जा और ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद, मानस की धर्मभूमि, ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखे हुए मुख्य निबंध हैं। चिंतामणि, रंस भीमसा, लज्जा और ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद, मानस की धर्म भूमि, ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा भी लिखे हुए निबंध हैं, जो हमारे द्विवेदी युग के ही कवि हैं। और एक मिश्र बंधु जी भी हैं, जिन्होंने पुष्पांजलि निबंध लिखा है, ये भी हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं। अब बात करते हैं हम छायावादी युग की, जिसे हम शुक्ल युग भी कहते हैं। छायावादी युग के कवि हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जिन्होंने पंचपात्र, पदावन, कुछ और कुछ निबंध की रचना की है, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। दूसरे कवि हैं हमारे बाबू गुलाब राय। उन्होंने मेरे निबंध, ठलुआ क्लब, मन की असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, कौन कौन से इनके निबंध है बाबू गुलाब राय के? इनके निबंध भी मुख्यतः इनकी रचनाएं आती हैं, जिनमें उनके रचनाकार का नाम लिखना होता है। एक तो है मेरे निबंध, ठलुआ क्लब, मन की असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे।
अगले कवि हैं हमारे राय कृष्णदास जी, जिन्होंने सलाम संस लाभ, पथिक की खोज, पागल पथिक, ये हमारे राय कृष्णदास द्वारा लिखे हुए निबंध हैं, मुख्य निबंध हैं। क्योंकि मैंने सभी निबंध नहीं बताए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता वीडियो हमारा। अगले कवि हैं हमारे संपूर्णानंद जी, जिनका मुख्य और प्रसिद्ध निबंध है शिक्षा का उद्देश्य। तो ये हमारे कवि हैं छायावाद युग के। और मुख्य कवि अभी हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ निबंध है काव्य कला, रहस्यवाद, रस, रंगमंच इत्यादि। ये इनके प्रमुख निबंध हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी के, जो हमारे छायावादी कवि हैं। और छायावादी के मुख्य कवि हैं हमारी दूसरी कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के स्वर, श्रृंखला की कड़ियाँ, युद्ध और नारी और भी निबंध लिखे हैं। ये उनके मुख्य निबंध हैं महादेवी वर्मा जी की। ये महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये सब हमारे छायावाद युग के मुख्य कवि हैं। अब आता है हमारा छायावाद उत्तर युग, जिसे हम शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। छायावाद युग के दो प्रमुख कवियों के नाम या दो निबंधों के नाम, कैसे भी अगर प्रश्न आता है तो आप उसको घुमा फिराकर आता है तो उसको आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तभी दे पाएंगे जब इसके हमें पूर्ण रूप से जानकारी होगी, जिसके बारे में हमने पढ़ा होगा। तो हमारे पहले कवि हैं नंद दुलारे, जिन्होंने आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य जैसे निबंध की रचना की है। किसने की है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। दूसरे अगले कवि है सियाराम शरण गुप्त, जिन्होंने झूठ सच निबंध की रचना की है। राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, जिन्होंने गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी, लाल तारा इत्यादि प्रमुख निबंध की रचना की है, प्रमुख निबंधों की रचना की है। अगले कवि हैं यशपाल, देखा सोचा समझा, ये इनका मुख्य निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने भी निबंधों की रचना की है। उनके कुछ मुख्य निबंध हैं अशोक के फूल, कुटुज, कल्पता, आलोक पर, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। कौन कौन से? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिखे हुए अशोक के फूल, कुटुज, कल्पता, आलोक पर। अब हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिन्होंने भी निबंध की रचना की है। किस युग में? छायावाद उत्तर युग में। जिनके मुख्य निबंध है संस्कृत के 4 अध्याय, और दूसरा उनका मुख्य और प्रसिद्ध निबंध है रेती के फूल। तो इस प्रकार मैंने आज इस वीडियो में निबंध क्या है बताया। सबसे पहली चीज़ बताई मैंने कि हमारी जो विधाएं हिंदी गद्य में है वो कौन कौन सी हैं। तो उनको 2 भागों में बांटा, प्रमुख और लघु। उसके बाद निबंध का आरंभ कब हुआ, किस समय हुआ, हिंदी की निबंध की परिभाषा क्या है, हिंदी गद्य में प्रथम निबंध की रचना, कौन सा प्रथम निबंध था, उसके रचनाकार कौन थे, और कितने भागों में बांटकर हमारी निबंधों की रचना की है कवियों ने, और निबंध कितने प्रकार के होते हैं ये, और चारों युगों में, चारों युग के कवियों ने कौन कौन से निबंधों की रचना की है। मैंने आप सभी को इस बारे में पूर्ण रूप से बताया है। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो YouTube पर या हिंदी से हिंद पर अपने कमेंट बॉक्स पर भेजकर पूछ सकते हैं कुछ भी आगे, और YouTube पर ये वीडियो डाल दी जाती है। और जो भी देखें प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारे
इस पृष्ठ का लक्ष्य ही है हिंदी भाषा को लोगों तक पहुंचाना, हिंदी विषय में पूर्ण रूप से सभी को जानकारी देना। तो मैं समझती हूँ आप सभी लोगों को समझ ज़रूर आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुँचेगा। शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब हमारा जो 14 सितंबर है उस दिन हमारा हिंदी दिवस है, और मैं कोशिश करूँगी पूरी उस दिन लाइव होने की। तो आप लोग तैयार रहिएगा। लाइव में किसी भी समय हो सकती है, 6 बजे भी हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है। तो मैं आपको पोस्ट डाल दूँगी, वो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि हम हिंदी दिवस वैसे तो हमें प्रत्येक दिन ही मनाना चाहिए, लेकिन एक दिन हमने इसलिए चुना है कि उसके महत्व को लोग समझें कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा का महत्व क्या है, हिंदी भाषा लोगों तक पहुँचे। तो इस पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए ही हमारा जो हिंदी दिवस है संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अब ये कुछ विचार के साथ ही मैं यहीं समाप्त करती हूँ कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, उस मंजिल का रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी मंजिल कितनी भी ऊंची हो, हमें चल के पैदल ही जाना पड़ेगा, तभी हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। चाहे हम कितने भी उड़ने की कोशिश करें या कुछ भी करें, लेकिन जाना हमें पैरों से ही है। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ, और मिलते हैं फिर अगले संडे 6 बजे, और उससे पहले हम हिंदी दिवस वाले दिन ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।